Dear student, in this video lecture, we are going to discuss ovule, embryo sac development and different type of embryo sac और different type के ओव्यूल से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी है। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जिसमें हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डिटेल डिस्कशन था वो सब किया था। तो ओव्यूल के उस पार्ट के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो जिसमें ओव्यूल स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट को मैंने डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि एम्ब्रियो सैक जो है उसको मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कंसिडर किया जाता है। कई बार हम जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा तीन चीज़ों का इंटर रिलेशनशिप समझ में नहीं आता। पहला है ओवरी, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, राइट। तो देखिए, ये चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं। मतलब सबसे बड़ी स्ट्रक्चर क्या है? ओवरी। मैच्योर होके जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनाती है, राइट। इसका मतलब फल कभी भी अगर बन रहा है तो फल किससे बनेगा? ओवरी से बनेगा। ओवरी जो है ये फूला हुआ हिस्सा ये है, ठीक है। तो किसी भी कार्पल का निचला फूला हुआ हिस्सा जो होता है ये ओवरी कहलाता है, तो ये फल बनाएगा। फल के अंदर क्या पाया जाता है? फल के अंदर पाया जाता है सीड। इसका मतलब सीड को कौन बनाएगा? ओव्यूल बनाएगा। तो ओव्यूल जो है वो, इसका मतलब ओवरी के अंदर पाए जाने चाहिए। तो देखिए, ये अगर ओवरी है तो इस ओवरी के अंदर जो है, ये अगर ओवरी है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। तो ये तो ओवरी हो गया, नीचे वाला हिस्सा, फूला हुआ जो हिस्सा था। और इस ओवरी के अंदर क्या पाए गए हैं? ओव्यूल पाए जा रहे हैं। और इस ओव्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है? वो होती है एम्ब्रियो सैक, जो कि कहाँ से बनेगा? इस सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर सीड के अंदर क्या होता है? तो देखिए, सीड के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो। इसका मतलब एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियो सैक से। तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है कि ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक का रिलेशनशिप वही है जो फ्रूट, सीड एंड एम्ब्रियो का है। जैसे फ्रूट के अंदर सीड पाए जाते हैं, सीड के अंदर फिर एम्ब्रियो पाया जाता है, वैसे ही ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। बाकी एम्ब्रियो सैक के अंदर जो कुछ भी अब अगर आपको दिखेगा तो वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं। और बाकी ओवरी, ओव्यूल या जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे वो सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। तो ये डायग्राम से हमने यही समझाने की कोशिश की है कि ओवरी, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक में क्या रिलेशनशिप है। अब ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स जहाँ पे जो है ये मैं सारा का सारा लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, उसको मैं यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे हम अब जो भी डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करेंगे हम एम्ब्रियो सैक पे। कि भाई जो एम्ब्रियो सैक है ये ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। पहली चीज़ तो देखिए, ये ओव्यूल के अंदर होता है और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन ओव्यूल। पहली तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, दूसरा प्रेजेंट इन ओव्यूल, तीसरा ये है कि इसको, अब जो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है उनको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। और ये जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो एम्ब्रियो सैक कहलाता है, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्लांट किसको कहेंगे? एम्ब्रियो सैक को कहेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एम्ब्रियो सैक जो है वो बनता कैसे है। मीन है कि मतलब एम्ब्रियो सैक एक तो डेवलपमेंट कैसे होता है, और दूसरा इसके डिफरेंट क्या क्या टाइप्स है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि भाई ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक का ये कैसे होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि जब भी मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो एम्ब्रियो सैक आगे मैं टाइप भी पढ़ूंगा, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें एक टाइप होता है पॉलीगोनम, पॉलीगोनम टाइप। तो यहाँ पे जो मैं डेवलपमेंट टाइप डिस्कशन करने वाला हूँ वो कौन से टाइप का डिस्कशन करने वाला हूँ? पॉलीगोनम टाइप। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट में सबसे ज़्यादा कॉमन तरीके से अगर कोई एम्ब्रियोसैक का टाइप मिलता है तो वो पॉलीगोनम टाइप है। मोर देन 80% एंजियोस्पर्म प्लांट जो है वो पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसैक रखते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट को देखता हूँ। डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे ये कोई फ्लावर एक्सेस है, यहाँ पे सपोज करो कोई फ्लावर बनना है, तो फ्लावर जब बनेगा तो यहाँ पे एक इस तरीके से आउटग्रोथ बनेगी, राइट? तो ये तो है फ्लोरल बड, एक जो आउटग्रोथ, फ्लोरल आउटग्रोथ या बड, इस तरीके से ये निकलती है। और ये है एक्सिस, जिस भी एक्सिस पे फ्लावर बनेगा। और सपोज करो ये फ्लोरल आउटग्रोथ जो है यही आगे चल के क्या बनाएगी? ये बनाएगी फ्लावर। अब फ्लावर में तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, सेपल, पैटर्न, तो ये सारा वो अलग अलग बनाएगा। तो इस फ्लोरल आउटग्रोथ में क्या होगा कि सपोज करो इसमें नोड होते हैं, तो नोड से ये सेपल का आउटग्रोथ निकल गया, ये पेटल का आउटग्रोथ निकल गया, ये एंड्रोशियम का आउटग्रोथ निकल गया। ये दिखेंगे नहीं आपको, बहुत माइक्रो उसमें होते हैं। ये हो गया ओव्यूल। तो ये आउटग्रोथ जो है ये आगे चल के फिर फ्लोरल पार्ट्स बनाते हैं, सेपल, पेटल, एंडोशियम, गाइनोशियम। अब इस तरीके की जो आउटग्रोथ होती हैं इसमें एंड्रोशियम की भी एक आउटग्रोथ होगी, सेपल की भी होगी, पेटल की भी होगी। तो वैसे ही इसमें ओव्यूल प्राइमोडियम, मतलब ओव्यूल की जो आउटग्रोथ है उसको बोलते हैं ओव्यूल प्राइमोडियम। ठीक है। अब ओव्यूल प्राइमोडियम जो है, बाकी देखिए फ्लोरल पार्ट से हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारा फोकस अब किस पे है? ओव्यूल प्राइमोडियम पे है। अब ये ओव्यूल प्राइमोडियम जो है इसको मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शंस अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई ओव्यूल जो प्राइमोडियम है इसके चारों तरफ एपिडर्मिस सेल्स का एक सिंगल लेयर पाया जाता है। और इस एपिडर्मिस सेल्स के अंदर जो सेल्स भरी हुई हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जो कि कंटिन्यूसली क्या कर रही हैं? डिवीजन कर रही हैं। जैसा कि हमने एंड्रोशियम में देखा था वैसा ही यहाँ हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ओव्यूल प्राइमोडियम जो है इसको हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, और ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद इसके चारों तरफ की जो सेल्स थी सिंगल लेयर, ये तो कहलाई एपिडर्मिस। और अंदर जो सेल्स थी ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जो कंटिन्यूसली क्या कर रही हैं? डिवाइड कर रही हैं। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक हाइपोडर्मल सेल्स, हाइपोडर्मल। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये कंटिन्यूसली डिवीजन कर रही हैं तो इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जब इसका साइज बढ़ेगा तो इस मेरिस्टेमेटिक हाइपोडर्मल सेल्स में क्या होगा, इसके अंदर एक सेल्स जो होती है वो साइज में क्या हो जाती है? थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा डेंस हो जाता, न्यूक्लियस लार्ज हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, और अपनी नियर बाई सेल्स के कंपेरिजन में ये जो है बड़ी हो जाती है। और इस सेल्स को हम बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल। तो क्या बोलेंगे? आर्की स्पोरियल सेल। अब ये जो आर्की स्पोरियल सेल है इसके चारों तरफ बाकायदा आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स फैली हुई हैं, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही है। ठीक है। तो ये क्या है? एक हाइपोडर्मल मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। ये कहीं और से नहीं आई है। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि ये आई कहाँ से। तो जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं एपिडर्मिस के नीचे, वहीं से एक सेल जो है साइज में बड़ी हो गई है,
मेरिस्टेमेटिक नेचर है इसकी, और ये ही हाइपोडर्मल सेल आर्किस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो पेरिक्लाइनल होता है। पहला पेरिक्लाइनल डिवीजन इसमें जब हुआ तो फर्स्ट पेरिक्लाइनल डिवीजन, इसको ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फर्स्ट पेरिक्लाइनल डिवीजन। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, चाहे ओव्यूल हो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, एंथर साइक जब हमने पढ़ा था, दोनों के अंदर जो आर्किस्पोरियल सेल होती हैं उसमें फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो पेरिक्लाइनल ही होता है, ये हमेशा याद रखना। अब इस आर्किस्पोरियल सेल में जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो ये दो सेल बनाती है, ठीक है। एक है प्राइमरी पेराइटल सेल, जैसे इसमें जब डिवीजन हुआ है तो इसने दो सेल्स बना दिए, क्योंकि इसमें डिवीजन कैसा हो रहा है, पेरिक्लाइनल, तो इसमें इस तरीके से दो सेल बन जाती है। इसमें ये जो दो सेल बन रही हैं, इन दो सेल्स में क्या होगा कि यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो है, अब यहाँ पे क्या होता है, दो सेल हैं, जैसे पहली सेल जो है वो है प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, तो शॉर्ट में बोलते हैं PPC। और जो दूसरी सेल है इसको बोलते हैं मेगा स्पोर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या मेगा स्पोर मदर सेल। ये दो सेल्स बनती हैं, इसको हम PSC या MMC भी बोलते हैं, राइट। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, ये आउटर पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल मोस्टली साइंटिस्ट का ये मानना होता है कि ये जो दूसरी सेल बनी, ये क्या करती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस। प्राइमरी पेराइटल सेल में पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल दोनों तरीके के डिविजन्स होते हैं, और ये मीन आउटर जो पार्ट ओव्यूल का होता है जिसमें इंटेगमेंट हो, फ्यूनिकल हो, ये सारी चीज़ें प्राइमरी पेराइटल सेल बनाती है। अब ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल आगे डिवीजन करती है और ये न्यू सेलस बना देती है। न्यू सेलस कैसी स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ओव्यूल का आउटर पार्ट किसने बनाया, प्राइमरी पेराइटल सेल ने बनाया। इसमें पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल दोनों जो हैं डिविजन्स होते हैं, वैसे ही यहाँ न्यूसेलस में भी डिप्लॉयड सेल्स पाई जाती हैं, और ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से बनता है। अब आगे क्या होगा, आगे की तरफ अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि भाई कोई भी ओव्यूल आप देखोगे तो इस ओव्यूल के चारों तरफ इंटेगुमेंट जो है वो बन चुका है। देखिए जैसे ये इंटेगुमेंट यहाँ पे बन चुका है, ये हो गया इंटेगुमेंट। इस इंटेगुमेंट के अंदर जो सेल्स हैं वो इस न्यूसेलस की सेल्स हैं। ये जो सेल्स पाई जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूसेलस की जो सेल्स हैं इसमें एक सेल कैसी हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है, और उस सेल को कहते हैं हम मेगा स्पोर मदर सेल। इस मेगा स्पोर मदर सेल
में फर्दर मियोसिस डिवीजन होते हैं और ये 4 मेगा हैप्लॉइड स्पोर बनाती है। हैप्लॉइड मेगा स्पोर टोटल कितने बनते हैं? 4। यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल इसने 4 मेगा स्पोर बनाए। ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है डिप्लॉयड होती है और 4 जो मेगास्पोर बने हैं ये मियोसिस से बनते हैं। और हम जानते हैं मियोसिस के बाद सेल कैसी हो जाती है? हैप्लॉइड हो जाती है। ये जो हैप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड सेल ये चारों लाइन में लगी हुई होती है लीनियर वे में। यहाँ भी टेट्राड बनता है, जैसे हमने मेल पार्ट में टेट्राड पढ़ा था उस तरीके का टेट्राड यहाँ भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लीनियर टेट्राड पाया जाता है। ये हमेशा याद रखना। वहाँ हमने डिफरेंट टाइप के टेट्राड देखे थे, लेकिन फीमेल पार्ट्स के डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोसाइक के डेवलपमेंट में आपको सिर्फ एक ही टाइप का टेट्राड मिलता है और वो कैसा होता है? लीनियर टेट्राड। अब इस लीनियर टेट्राड में क्या होता है, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जो हिस्सा है, यहाँ दोनों इंटेगुमेंट खुले हुए हैं, ये माइक्रोपाइल एंड है और इसका जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा ये जो होता है ये चैलेंजल एंड कहलाता है। ये मैं ओव्यूल स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो 4 मेगास्पोर में से ये जो ऊपर के 3 मेगास्पोर होते हैं माइक्रोपाइल एंड के, ये डिजनरेट हो जाते हैं और ये अपना खाना किसको दे देते हैं? आखिरी बचे मेगास्पोर को दे देते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए माइक्रोपाइल एंड के जो मेगास्पोर हैं ये डिजनरेट हो गए और इन्होंने अपना खाना किसको दे दिया? चैलेंजल एंड के मेगास्पोर को दे दिया। ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल एंड है, नीचे की तरफ चैलेंजल एंड है। अब ये जो मेगास्पोर है ये मेगास्पोर कहलाता है फंक्शनल मेगास्पोर, राइट। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसने बाकी 3 मेगास्पोर का खाना इसलिए लिया क्योंकि मेगास्पोर आगे डेवलप करेगा, मियोसिस करेगा, एम्ब्रियोसैक बनाएगा और इनको बहुत सारा न्यूट्रिशन जो है ज़रूरत होती है। और एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन 3 सेल्स को डिजनरेट ना किया जाए तो इसमें 4 मेगास्पोर जो हैं वो एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट होते और चारों एम्ब्रियोसैक के लिए अवेलेबल जितना फूड चाहिए था वो उतना उस प्लांट के उस रीजन के पास नहीं था। इसीलिए प्लांट ने अपने अच्छे से एक मेगास्पोर को एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट करने के लिए बाकी 3 मेगास्पोर को डिजनरेट कर दिया और उनका खाना किसको दे दिया? रिमेनिंग सर्वाइव करने वाले मेगास्पोर को। अब इस मेगास्पोर में मियोसिस डिवीजन हो सॉरी माइटोटिक डिवीजन होगा और ये इसमें माइटोटिक डिवीजन 3 होते हैं। पहला डिवीजन जिससे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, उसके बाद सेकंड डिवीजन होगा, ये माइटोटिक ही है, और फिर होगा थर्ड। तो 3 माइटोटिक डिवीजन्स जो हैं होंगे, तो 3 माइटोटिक डिवीजन्स के बाद एक न्यूक्लियस जो था अब तक, एक जो सिंगल न्यूक्लियस था वो सिंगल न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है टोटल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। तो ये जो 8 न्यूक्लियस हैं इसमें 4 न्यूक्लियस तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होते हैं और 4 न्यूक्लियस किधर होते हैं? चैलेंजल एंड की तरफ होते हैं। अब ये जो माइक्रोपाइल एंड है वहाँ से एक न्यूक्लियस और चैलेंजल एंड से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है और इन दोनों न्यूक्लियस को मिला के कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब माइक्रोपाइल एंड पे कितने न्यूक्लियस बचे? 3। और चैलेंजल एंड पे कितने बचे? 3। तो इन तीनों के चारों तरफ इस तरीके से मेम्ब्रेन बन जाती हैं, वॉल बन जाती हैं और ये तीनों एक दूसरे से अलग सेल बन जाते हैं, न्यूक्लियस, इस तरीके से, ठीक है। तो माइक्रोपाइल एंड पे जो 3 सेल्स बनी हैं इस तरीके से वॉल फॉर्मेशन के कारण उनको कहते हैं एग एपरेटस। ये मैं ओव्यूल स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि एग एपरेटस में क्या क्या पाया जाता है। एग एपरेटस में ये जो 2 साइड की सेल्स हैं इनको हम सिनर्जिड कहते हैं और जो सेंट्रल लार्ज सेल है इसको हम एग सेल कहते हैं। क्योंकि चैलेंजल एंड की तरफ जो 3 सेल पाई जाती हैं इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और, जब ये मैच्योर एम्ब्रियोसैक हो जाता है और ये फर्टिलाइजेशन के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो हैं, क्योंकि ये हैप्लॉइड होता है एक न्यूक्लियाई, तो ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पे बना देते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है।
क्योंकि ये हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलेंगे तो ये आपस में फ्यूज होकर क्या बनाए, डिप्लॉइड। तो इसी को कहते हैं हम सेकेंडरी न्यूक्लियस। अभी सेकेंडरी न्यूक्लियस में क्या होगा, जब पॉलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आती है तो पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ये हमेशा याद रखना। आगे मैं इसको डब फर्टिलाइजेशन में पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन यहाँ पे ईच पॉलन ट्यूब, ये हमेशा याद रखना, तो ईच पॉलन ट्यूब कंसिस्ट 2 मेल गैमेट। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं अब एम्ब्रियो सैक के टाइप पढ़ूंगा, वहाँ पे एंडोस्पर्म का जो टाइप है वो वेरी हो रहा है। तो ईच पॉलन ट्यूब कंसिस्ट 2 मेल गैमेट्स। अब ये कैसे बनते हैं, ये मैं पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट के टाइम पे बता चुका हूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, तो यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट्स आ रहे हैं, इसमें होता क्या है, ये जो एक मेल गैमेट्स है ये तो एग सेल के साथ फ्यूज होता है और ये क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, सॉरी जायगोट बनाता है, और वो जायगोट आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। सीक्वेंसली हम चीज़ों को देखते हैं, इसने तो जायगोट बना लिया। दूसरा जो मेल गैमेट्स है ये क्या करता है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, राइट, एम्ब्रियो सैक के सेंटर पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये उसके साथ फ्यूज करता है। और अगर मैं अभी जो टाइप डिस्कस कर रहा हूँ पॉलीगोनम टाइप, इसमें ये डिप्लॉयड होता है। तो ये जो मेल गैमेट है ये हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, एक्सएल भी हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड ये क्या हुआ, डिप्लॉइड, तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है। ये मेल गैमेट्स हैप्लॉइड, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी डिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड। तो एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से जब ये दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है, और उस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और शॉर्ट में इसको कहते हैं पैन। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है यही आगे चल के एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ये क्या बनाएगा आगे चल के, एंडोस्पर्म, जायगोट आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं ये किसके टाइप से डिस्कस की हैं, ये मैंने डिस्कस किए हैं मोस्ट कॉमन टाइप जो पाया जाता है पॉलीगोनम टाइप, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्या एम्ब्रियो सैक सारे के सारे पॉलीगोनल टाइप ही होते हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो एम्ब्रियो सैक है इस तरीके से डेवलप हो रहा है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई आर्किस्पोडियल सेल है, उसमें प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती हैं, और वो जो सेल हैं वो इस तरीके से आगे स्ट्रक्चर्स बना रही हैं। और न्यूसेलस के अंदर जो है फिर एक सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये साइज में बड़ी हो जाती है, डिप्लॉयड होती है, और इससे फिर कितने मेगास्पोर बनते हैं, इससे 4 मेगास्पोर बनते हैं। ये जो चारों मेगास्पोर हैं ये चारों मेगास्पोर लीनियर टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ फीमेल स्ट्रक्चर के निर्माण के टाइम पे जो टेट्राड बन रहा है वो एक ही टाइप का होता है, लीनियर टेट्राड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट में जो टेट्राड है वो कितने टाइप के होते हैं, ओनली वन टाइप, लीनियर। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब पॉलन ग्रेन टेट्राड बनते हैं तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने जो एम्ब्रियो सेल पढ़ा, ये एम्ब्रियो सेल कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो पॉलीगोनम टाइप जो है ये तो हमने एक टाइप देख ही लिया, लेकिन अगर हम ब्रॉड वे में एम्ब्रियो सैक के टाइप्स को देखें, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और अक्सर यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एम्ब्रियो सैक का जो टाइप है वो 3 टाइप्स का होता है। अब वो किस बेस पे बांटा गया उसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो है मोनोस्पोरिक, है मोनोस्पोरिक। दूसरा है बाइस्पोरिक, और तीसरा जो टाइप है वो है टेट्रास्पोरिक, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इनको क्लासिफाई किस बेस पे किया गया, नाम से क्लियर है। मोनोस्पोरिक 1 मेगा स्पोर
1 मेगास्पोर न्यूक्लियस पार्टिसिपेट। यहाँ पे एक ही मेगास्पोर न्यूक्लियस इसके डेवलपमेंट में भाग लेता है। बहुत सारी बुक्स में आपको मेगास्पोर न्यूक्लियस की जगह सिंगल मेगास्पोर सेल भी वहाँ पे मेगास्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और कई जगह आपको हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल भी लिखी हुई मिल सकती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी बुक्स मेगास्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस लिखती हैं, बहुत सारी जो लिटरेचर है वो हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल कंसीडर करता है। दोनों ही बातें सही हैं। यहाँ बाइस्पोरिक में 2 मेगास्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस पार्टिसिपेट, 2 मेगास्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस पार्टिसिपेट। यहाँ पे 4 मेगास्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस, 4 मेगास्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस पार्टिसिपेट। यहाँ पे 4 मेगास्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए यहाँ जो मोनोस्पोरिक है इसमें एक ही हैप्लॉइड मेगास्पोर न्यूक्लियस भाग ले रहा है, बाइस्पोरिक में 2 ले रहे हैं, टेट्रास्पोरिक में 4 ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब एक ही वो ले रहा है तो यहाँ 2 टाइप्स होते हैं। इसमें 2 तरीके के टाइप्स पाए जाते हैं। पहला है पॉलीगोनम टाइप और दूसरा है ओइनोथीरा। ये 2 पाए जाते हैं। 2 मेगास्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस जब भाग लेते हैं तो इसमें 2 टाइप पाए जाते हैं, हेलियम और एंडाइमियम। एंडाइमियम। और यहाँ टेट्रास्पोरिक में क्या होता है, यहाँ ज़्यादा थोड़े से टाइप्स होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें जैसे ड्रूसा, राइट, जैसे इसमें एडॉक्सा, ड्रूसा, प्लम्बैगो, प्लम्बेजिला, फ्रिटिलेलिया, पीनिया, एप्रोमिया। ये कुछ और टाइप्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आपके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के हिसाब से आपको यहाँ पे अब इन चीज़ों की थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन आपको पता होना चाहिए कि ये बनते कैसे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बड़ा ही ईजी एक वो है। इसमें अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से डेवलप हो रही हैं। देखिए यहाँ पे मोनोस्पोरिक में हमने इतना तो बता दिया कि भाई जो, अच्छा, ये जो है एक ही सिंगल मेगास्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस से बनेंगे। इसमें 2 टाइप पाए जाते हैं। इसमें जो 2 टाइप है वो कौन कौन से, पॉलीगोनम और ओइनोथीरा। बाइस्पोरिक में जो 2 टाइप है वो कौन से, एलियम और एंडाइमियम। टेट्रास्पोरिक में 2 से ज़्यादा टाइप पाए जाते हैं, जिसमें एडॉक्सा, ड्रोसा, प्लम्बैगो, प्लम्बेजिला, फ्रिटिलेरिया, पीनिया, पेप्रोमिया, राइट, ये कुछ टाइप्स हैं। अब एक एक करके इनको थोड़ा सा डिटेल हमें देखना है कि किस तरीके से ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, क्योंकि आपके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है मोनोस्पोरिक में, एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा होगा कि एक जैसे मेगास्पोर मदर सेल है, राइट, मेगास्पोर मदर सेल है,
इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, और हम ये जानते हैं कि मियोसिस जो है वो दो टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो मियोसिस फर्स्ट से इसमें दो सेल बन जाएंगे। अब ये दोनों सेल फिर से मियोसिस सेकंड में जाएंगे, और मियोसिस सेकंड से फिर ये कितनी सेल बना देंगे, ये बना देंगी चार सेल, जिसको हमने टेट्राड कहा है, मेगास्पोर टेट्रा। एक दो तीन चार, एक दो तीन, तो ये मेगास्पोर टेट्राड बन गया। अब ये जो मेगास्पोर टेट्राड है, इसमें मैंने बताया था पॉलीगोनम टाइप में कि भाई ये जो ऊपर वाले जो तीन मेगास्पोर हैं ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और कितना मेगास्पोर बचेगा, एक ही मेगास्पोर बचेगा, जिसको हमने क्या कहा था, इसको कहा था हमने फंक्शनल मेगास्पोर। अब यही आगे चल के अब क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक। तो इस एम्ब्रियो सैक के निर्माण में कितने न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ने भाग लिया, एक ने लिया। इसीलिए ये एम्ब्रियो सैक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है पॉलीगोनम टाइप, वो मोनोस्पोरिक है। क्यों, क्योंकि उसमें सिंगल मेगास्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस ने भाग लिया है। ठीक है, तो देखिए मोनोस्पोरिक में यहाँ क्या हुआ, ये जो है सेल ये होती है मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोसिस हुआ, दो सेल बनी, सेकंड मियोसिस हुआ, चार सेल बनी। ऊपर की जो चार में से तीन सेल हैं ये डिजनरेट हो गई, और नीचे की एक सेल बची जिसको हमने फंक्शनल मेगास्पोर कहा। ये फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर कितना हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस है। अब ये आगे चल के किस में भाग ले रहा है, ये भाग ले रहा है एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में। ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर का बनना ये कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक का बनना ये कहलाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। और जब मैच्योर एम्ब्रियोसैक बन जाता है, तो मैच्योर एम्ब्रियोसैक जो है ये कहलाता है मेगा गैमेटोफाइट, या शॉर्ट में इसको कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि एम्ब्रियोसैक का जो निर्माण हो रहा है उसके अंदर तीन स्टेप पाए जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए मेगास्पोर बनेगा। ये मेगास्पोर कैसे बनता है ये हमने बता दिया। मेगास्पोर के बनने को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर मेगास्पोर किस में कन्वर्ट होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमेशा मियोसिस डिवीजन पाया जाता है, ये और ध्यान रखना। अब ये जो मियोसिस से फंक्शनल मेगास्पोर बना है, ये फंक्शनल मेगास्पोर अब फंक्शनल मेगास्पोर अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियोसैक में। और फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट होने के लिए उसको कैसे डिवीजन करने हैं, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस। इसका मतलब मेगा गैमेटोजेनेसिस में सिर्फ माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे इस मेगा गैमेटोजेनेसिस में देखिए सिंगल न्यूक्लियस ने भाग लिया है, इसीलिए ये मोनोस्पोरिक टाइप है। अगर यहाँ दो न्यूक्लियस भाग लेते तो ये बाइस्पोरिक होता, अगले वाले में हम देखेंगे। और जब एक मैच्योर एम्ब्रियोसैक बन जाता है तब हम इसको कहते हैं मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये तो रहा मोनोस्पोरिक। अब बाइस्पोरिक में क्या होता है, देखिए बाइस्पोरिक में थोड़ी सी चीजें डिफर हो जाती हैं। यहाँ बाइस्पोरिक में क्या होता है, यहीं पे इसको देख लेते हैं। यहाँ तक तो कॉमन है, ठीक है, कि भाई मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस वन हुआ, मियोसिस वन से जो है आपको इस तरीके से दो सेल बनी। इन दोनों सेल्स में मियोसिस सेकंड हुआ। लेकिन यहाँ एक और चीज हो जाती है, मियोसिस सेकंड के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि दो ही सेल बनेंगी, और दोनों सेल्स के अंदर दो दो न्यूक्लियस होंगे, राइट। अब इसमें ऊपर वाली सेल्स या नीचे वाली सेल्स एक डिजेनरेट हो जाएगी, और जो बचेगी वो आगे चल के क्या बनाएगी, जो बचेगी वो फंक्शनल एम्ब्रियोसैक कहलाएगी। और फंक्शनल एम्ब्रियोसैक वाली जो सेल्स हैं, ये फंक्शनल एम्ब्रियोसैक आगे चल के, ये जो बची ऊपर वाली मान लो डिजेनरेट हो गई, तो ये बची ये आगे चल के क्या बनाएगी, एम्ब्रियोसैक बनाएगी। तो एम्ब्रियोसैक वाली फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस।
ये जो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बना है, इस एम्ब्रियो सैक के बनने में टोटल कितने न्यूक्लियस ने भाग लिया है? 2 न्यूक्लियस ने। इसीलिए ये प्रोसेस कैसी कहलाएगी? बाइस्पोरिक कहलाएगी। ये जो सेल है ये है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। इससे मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेल बनी, दोनों सेल में फिर मियोसिस सेकंड हुआ। मियोसिस सेकंड से 2 न्यूक्लियस बने, और ये दोनों न्यूक्लियस एक्चुअली इनको ये इस तरीके से दिखाना चाहिए था, यहीं पे। ऊपर वाला तो डीजनरेट हो गया, नीचे जो है 2 न्यूक्लियस वाली सेल्स, अब ये दोनों न्यूक्लियस वाली सेल इन्होंने यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 सेल बनी, दोनों सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। अब ये दोनों न्यूक्लियस जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भाग ले रहे हैं। तो एक मेगा स्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? यहाँ 2। तो ये कैसा डेवलपमेंट हुआ? बाइस्पोरिक, राइट। आगे फिर ये एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो बनाने को मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें हमेशा माइटोसिस होता है। और आगे फिर जब मैच्योर एम्ब्रियोसाइट बन जाता है, इसको कहते हैं मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट। ये टाइप हमने देखा बाइस्पोरिक में। अब आप बोलोगे सर आपने तो टेट्रास्पोरिक भी एक लिखाया है। बिल्कुल लिखाया है। अब टेट्रास्पोरिक में क्या होता है? टेट्रास्पोरिक में एक तीसरी चीज हो जाती है। ठीक है, वहाँ क्या होता है कि जैसे जो मेगास्पोर मदर सेल है, जैसे यहाँ पे ये जो आप बाइस्पोरिक पढ़ रहे हो, तो वहाँ क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुआ, और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों होते हैं। लेकिन साइटोकाइनेसिस किसी के बाद नहीं होती। तो जब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, ओनली कैरियोकाइनेसिस हुआ है, तो यहाँ पे जो मेगास्पोर बना, एक ही मेगास्पोर बनता है, और एक ही मेगास्पोर के अंदर 4 न्यूक्लियस हो जाते हैं। इसको सीनो मेगास्पोर बोलते हैं, सीनो मेगास्पोर। क्योंकि एक ही मेगा स्पोर के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, 4 न्यूक्लियस हैं, सीनो मेगा स्पोर हो गया। अब ये जो सीनो मेगा स्पोर है, ये सीनो मेगा स्पोर आगे चल के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक बनाएगा। कैसे बनाएगा वो आगे देखेंगे। तो एक एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में यहाँ पे कितने न्यूक्लियस ने भाग लिए? 4। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरिक। अगर इसको यहाँ पे हम दिखाना चाहें, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ये है मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ। मियोसिस होने से इसके अंदर 4 न्यूक्लियस बन गए। अब ये 4 न्यूक्लियस जो हैं एम्ब्रियोसाइट के डेवलपमेंट में भाग लेंगे। क्योंकि इसके अंदर 4 न्यूक्लियस हैं, इसलिए इसको हम सीनो मेगास्पोर भी बोलते हैं। ये एम्ब्रियोसाइट में भाग लिया। सीनो मेगास्पोर से एम्ब्रियोसाइट का बनना क्या कहलाएगा? मेगा गैमेटोजेनेसिस। और ये जो डिवीजन यहाँ इसको बनाने में हुए वो है मियोसिस। तो देखिए मेगा के स्पोरोजेनेसिस में तो हमेशा मियोसिस ही होगा, यहाँ भी मियोसिस ही हो रहा है। ये सेल क्या कहलाती है? मेगास्पोर मदर सेल। और ये मैच्योर एम्ब्रियोसाइट ये बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि भाई मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक में क्या फर्क है। कुछ नहीं है, एक ही मेगास्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस भाग ले रहा है उसके बनाने में, तो वो मोनोस्पोरिक है। 2 ले रहे हैं तो बाइस्पोरिक, और 4 ले रहे हैं तो टेट्रास्पोरिक। जैसे यहाँ देखिए मैंने बोला कि मेगास्पोर का बनना ये कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर से एम्ब्रियोसाइट का बनना ये कहलाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, मेगा स्पोरोजेनेसिस, दूसरा है मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा एक मेगा स्पोर बनना। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती हैं, जबकि मेगास्पोर हैप्लॉयड होती हैं। और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्ट्रक्चर सिर्फ मियोसिस से ही पॉसिबल है। इसका मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको मियोसिस जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेगास्पोर है, क्योंकि मेगास्पोर कैसा बन चुका है? हैप्लॉयड होता है।
और यहाँ से एम्ब्रियो सैक का बनना, और एम्ब्रियो सैक भी कैसा हैप्लॉइड है, तो इसका मतलब यहाँ जो डिविजन्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होंगे, समसूत्री विभाजन माइटोसिस वाले होंगे, और इसको कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, यहाँ पे अगर एक ही मेगास्पोर न्यूक्लियस भाग ले रहा है तो वो मोनोस्पोरिक, अगर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस भाग ले रहे हैं बाइस्पोरिक, और अगर चार न्यूक्लियस भाग ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, टेट्रास्पोरिक। ठीक है। तो इसी के बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया है। अब देखिए मोनोस्पोरिक को यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में आपके सामने दिखाया गया है। ये है मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल से पहला मियोसिस हुआ तो 2 सेल बनी, इन 2 सेल से 4 बनी। अब इस 4 में क्या होगा, 3 सेल्स क्या हो गई, डिजेनरेट हो गई, बची कितनी, एक। ये हो गया फंक्शनल मेगास्पोर। अब फंक्शनल मेगास्पोर इसमें एंटर करेगा मेगा गैमेटोजेनेसिस में। तो फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर कितना न्यूक्लियस था, एक ही न्यूक्लियस था, इसीलिए ये कैसा टाइप कहलाया, मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक में मैंने 2 टाइप बताए हैं, पॉलीगोनम और ओइनोथीरा, वो भी हम देखेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है। और इस तरीके से इन्होंने मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसको कहें एम्ब्रियो सैक, वो बना दिया। राइट। एक एक करके हम इनको डिटेल भी पढ़ेंगे। अब बाइस्पोरिक देखिए, बाइस्पोरिक में एक जो है ये है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी बोले तो मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल बनी, अब दोनों के अंदर मियोसिस 2 हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, एक सेल। अब इसमें से कोई सी भी एक सेल क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, और ऊपर की जो सेल्स बची हैं ये फंक्शनल मेगास्पोर कहलाएगी। इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, 2। तो ये कैसा कहलाया निर्माण, बाइस्पोरिक, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो सेल के बनने में 2 हैप्लॉइड मेगास्पोर न्यूक्लियस भाग ले रहे हैं। ठीक है। और ये अब जो है एम्ब्रियो सैक का निर्माण में भाग लेगा, और इसको फिर हम कहेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। टेट्रास्पोरिक में यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस तो दोनों होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन साइटोकाइनेसिस न होने के कारण यहाँ पे 4 न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं, और ये फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। क्योंकि एक के अंदर न्यूक्लियस 4 पाए जाते हैं, इसलिए इसको सीनो मेगास्पोर भी कहते हैं, सीनो मेगास्पोर। ये सीनो मेगास्पोर अब एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में भाग लेता है, जिसको हम मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो मेगा गैमेटोजेनेसिस है इसमें 4 न्यूक्लियस ने भाग लिया है, इसलिए ये कैसा डेवलपमेंट कहलाता है, टेट्रास्पोरिक कहलाता है। राइट। और टेट्रास्पोरिक में भी ये कौन सा, ड्रूसा, ये है एलियम, ये है पॉलीगोनम। ये मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा सा पहले ही अभी आपके साथ डिस्कस किया है। और ये मैच्योर एफ जी बोले तो फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, एम्ब्रियो सैक को। ये आपके सामने अब जो दिख रहा है ये है एम्ब्रियो सैक। राइट। आगे अब हम बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि भाई जो एम्ब्रियो सैक है, अब उसको हमें इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ना है। देखिए हम पॉलीगोनम को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। कि भाई जो पॉलीगोनम टाइप है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोर देन 80% जो प्लांट होते हैं, मोर देन 80% एंजियोस्पर्म प्लांट जो है पॉलीगोनम टाइप फॉलो करते हैं। और जो स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले एम्ब्रियो सैक डिस्कवर किया था, एम्ब्रियो सैक की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो स्ट्रासबर्गर को जाता है, और उन्होंने जो सबसे पहले एम्ब्रियो सैक डिस्कवर किया था वो भी पॉलीगोनल टाइप का ही था। ठीक है। पॉलीगोनम में होता क्या है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, एफएमएस मतलब फंक्शनल मेगास्पोर, इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस डिवीजन होंगे, 3 माइटोसिस डिवीजन होते हैं। 3 माइटोसिस डिवीजन के कारण इनका जो एक सिंगल न्यूक्लियस होता है वो 8 न्यूक्लियस में बदल जाता है। कैसे, देखिए एक न्यूक्लियस था फंक्शनल मेगास्पोर में, मोनोस्पोरिक है पॉलीगोनल, एक में पहला डिवीजन हुआ तो कितने बने, 2। ये दोनों न्यूक्लियस फिर डिवीजन में भाग लेंगे, 4, और चारों न्यूक्लियस फिर डिवीजन में भाग लेंगे, 8। तो इस तरीके से एक मेगास्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं, 8। तो देखिए ये 8 न्यूक्लियस बन गए। तो पॉलीगोनम में होता क्या है कि 8 न्यूक्लियस जब बन गए तो इन 8 न्यूक्लियस में से 4 माइक्रोपाइल एंड पे हो जाते हैं, और 4 चैलेजल एंड पे हो जाते हैं। अब इन दोनों में से एक एक सेंटर पे आ जाता है,
जो पोलर न्यूक्लियाई बना लेता है ये रहे पोल, और तीन तीन एंटीपोडल और एग एपरेटस के रूप में माइक्रोपाइल और चैलेंज एंड पे डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पॉलीगोनम टाइप जो है बनता है। यहाँ पर याद रखने वाली ये चीज़ ये है कि पॉलीगोनम में सेंटर में न्यूक्लियाई होते हैं डिप्लॉइड, दो होते हैं, तो इसका मतलब जब ये फ्यूज होंगे तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाएंगे डिप्लॉइड, और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है ये एक मेल गैमेट्स के साथ मिलेगा और ये एंडोस्पर्म बनाता है। और यहाँ पॉलीगोनम में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड 3n होता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, 3n मिलेगा। दूसरा जो टाइप है मोनोस्पोरिक में ही वो है ओइनोथीरा। ओइनोथीरा में क्या होता है कि यहाँ पे भी चूंकि मोनोस्पोरिक है तो मोनोस्पोरिक में भाग तो एक ही न्यूक्लियस लेगा, लेकिन यहाँ माइटोसिस डिवीजन सिर्फ दो ही पाए जाते हैं। तो माइटोसिस डिवीजन जब दो होंगे तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस से शुरू हुआ, एक से पहला डिवीजन होगा तो दो बनेंगे, और दो न्यूक्लियस फिर माइटोसिस में जाएंगे तो टोटल 4 न्यूक्लियस बनते हैं। इसका मतलब ओइनोथीरा के अंदर आपको टोटल 4 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, जिसमें से 3 न्यूक्लियस होते हैं वो माइक्रोफाइल एंड पे अरेंज हो जाते हैं और एग एपरेटस बनाते हैं, और जो एक न्यूक्लियस है वो पोलर न्यूक्लियाई के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पे एंटीपोडल सेल जो चैलेंजल एंड की तरफ पाई जाती हैं वो नहीं होती। इसका मतलब ओइनोथीरा में आपको एंटीपोडल नहीं मिलेंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे एग एपरेटस है, दो सिनर्जिड भी हैं, एक एग सेल्स भी इसमें पाई जाती है, और पोलर न्यूक्लियाई जो है एक ही यहाँ होगा। तो अब देखिए पोलर न्यूक्लियाई एक होने से क्या हुआ, पोलर न्यूक्लियाई एक है तो ये हैप्लॉइड हो गया, ये दूसरे मेल गैमेट से फ्यूज करेगा। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड नहीं मिलेगा, वो एंडोस्पर्म यहाँ पे ओइनोथीरा में कौन सा मिलता है, डिप्लॉइड एंडोस्पर्म मिलता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ओइनोथीरा में याद रखने वाली बात क्या है, ओइनोथीरा में याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे दो ही माइटोसिस डिवीजन होते हैं फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर, जिससे यहाँ टोटल 4 न्यूक्लियस बनते हैं, और यहाँ एंटीपोडल सेल्स नहीं होती, और इसके अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है वो डिप्लॉइड ही होता है, ट्रिप्लॉइड नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया ओइनोथीरा। अब हम चलते हैं बाइस्पोरिक में। बाइस्पोरिक में मैंने बताया था कि बाइस्पोरिक में दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस भाग लेते हैं। अब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस भाग ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दो टाइप बताए थे, एलियम और एंडाइमियोन, ठीक है, एलियम टाइप और एंडाइमियोन। तो एलियम में क्या होता है कि जो एलियम टाइप है और एंडाइमियोन टाइप है ये दोनों के दोनों पॉलीगोनम जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि पॉलीगोनम तो मोनोस्पोरिक सिंगल न्यूक्लियस से वो डिवीजन करके बना है, एलियम और एंडाइमियोन बाइस्पोरिक से बनते हैं। देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, क्योंकि ये जो है ये जो सेल्स है ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुआ है। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बना इसके अंदर दो न्यूक्लियस है तो ये बाइस्पोरिक हुआ। अब इसमें डिवीजन्स दो ही होते हैं, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन, सेकंड माइटोसिस डिवीजन। तो दो न्यूक्लियस के अंदर पहला जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियस हो गए, 4 जब दूसरे सेकंड माइटोसिस में जाएंगे तो ये कितने हो गए, 8। अब इसमें से एक एक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाता है और ये दो पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एलियम जो टाइप है वो बिल्कुल देखने पे उसमें मैच्योर एम्ब्रियो है, बिल्कुल पॉलीगोनम जैसा ही दिखता है, बस उसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट उसका हुआ है एम्ब्रियो सैक का वो बाइस्पोरिक मेगास्पोर से हुआ है, दो न्यूक्लियस वाले मेगास्पोर से हुआ है, और वहाँ माइटोसिस डिवीजन सिर्फ दो ही पाए जाते हैं, जबकि पॉलीगोनम में कितने माइटोसिस डिवीजन हो रहे हैं, देखिए 3 माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो ये दोनों में फर्क है, अदरवाइज मैच्योर स्टेज में जब आप एम्ब्रियो सैक देखोगे तो आपको सेम दिखेगा पॉलीगोनम और एलियम, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो टाइप है इसका एंडाइमियोन, जैसे बाइस्पोरिक में जो दूसरा टाइप है वो कहलाता है एंडाइमियोन। तो एलियम और एंडाइमियोन जो है वो एक ही है, डेवलपमेंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस फर्क इतना है
जैसे जो एलियम टाइप है, यहाँ पे जो ये मेगास्पोर है ये चैलेंजर एंड वाला है जो फंक्शनल है, जबकि एंडाइमियन में जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो चैलेंजर एंड वाला नहीं है, वो कौन से एंड वाला है, माइक्रोपाइल एंड वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि बाइस्पोरिक जो है ये दोनों के दोनों जो, ये दोनों जो टाइप हैं ये तो हो गए मोनोस्पोरिक, पर ये जो दोनों टाइप हमने यहाँ डिस्कस किए हैं ये हो गए बाइस्पोरिक में। और बाइस्पोरिक में जो एलियम टाइप है और एंडाइमियम टाइप है ये सब फीचर्स में सेम है एक्सेप्ट वन। एंड व्हाट इज दिस एक्सेप्ट वन, कि एलियम जो टाइप है वहाँ पे जो मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहा है एम्ब्रियो सैक के बनने में, मेगा गैमेटोजेनेसिस में, वो चैलेंजर एंड वाला होता है। जबकि एंडाइमियन में जो मेगा फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है दो न्यूक्लियस के साथ, जो आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाएगा, वो चैलेंजर एंड का नहीं है, वो एम एंड का, एम बोले तो माइक्रोपाइल एंड का है। ठीक है, तो यही एक बेसिक डिफरेंस है एलियम और एंडाइमियन में। अदरवाइज इसके अलावा वहाँ पे एम्ब्रियो सैक, राइट, और एंडोस्पर्म, सारी चीज़ें सेम होती हैं। जैसे यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई दो पाए गए, तो यहाँ पे 2n तो हो गया क्या, बाइस्पोरिक में क्या होता है 2n तो हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, और एक मेल गैमेट्स आएगा यहाँ इससे फ्यूज करने। तो यहाँ पे ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे, जिसको हम पैन कहते हैं। आगे मैं फर्टिलाइजेशन में इसकी बात करूँगा। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही आगे चल के क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। और यहाँ पे एंडोस्पर्म बाइस्पोरिक में, चाहे वो एलियम टाइप हो चाहे एंडाइमियन टाइप हो, वो आपको कैसा दिखेगा, ट्रिप्लॉइड दिखेगा। तो मैं बोला था ना कि पॉलीगोनम जैसा ही है सारे फीचर्स में, बस इनका डेवलपमेंट पैटर्न थोड़ा सा डिफर है। और एलियम और एंडाइमियन जो बाइस्पोरिक है इनमें बस फर्क ये आ जाता है कि चैलेंजर एंड का बाइस्पोरिक भाग ले रहा है, मेगास्पोर भाग ले रहा है, या माइक्रोपाइल एंड का भाग ले रहा है। तो ये इसमें हमने ये देखा कि भाई बाइस्पोरिक किस तरीके से डेवलप होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि भाई बाइस्पोरिक के अलावा जो है थोड़ा सा एक और टाइप आता है टेट्रास्पोरिक। ठीक है, तो टेट्रास्पोरिक में क्या होगा, टेट्रास्पोरिक में डिफरेंट डिफरेंट कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे जिसको हमने कहा कि एडोक्सा, प्लम्बैगो, पीनिया, पेप्रोमिया, ड्रूसा, फ्रटलेरिया, प्लम्बेजिला। तो टेट्रास्पोरिक में ये जो सेल्स है ये कहलाती है मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ तो मियोसिस होने से ये मियोसिस 1 हुआ और ये मियोसिस 2 हुआ। मियोसिस 2 जो है जैसे ही हुआ तो मियोसिस 2 के बाद यहाँ पे ये सीनो मेगास्पोर बन गया। देखो हर मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, एफ एम मतलब फंक्शनल मेगास्पोर, और हर फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियस है, 4। देखिए, तो इसको कहते हैं सीनो मेगास्पोर, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एडोक्सा, क्योंकि एडोक्सा में क्या टाइप है। एडोक्सा में क्या होता है कि यहाँ पे जो सीनो मेगास्पोर हैं इसके अंदर कितने न्यूक्लियस थे, 4। इस 4 में 2 माइक्रोपाइल एंड की तरफ चले जाते हैं और 2 चैलेंजर एंड की तरफ चले जाते हैं। और वहाँ माइक्रोपाइल और चैलेंजर एंड पे जाके वहाँ एक माइटोसिस डिवीजन करेंगे, और माइटोसिस डिवीजन करने के बाद वहाँ पे माइक्रोपाइल एंड पे कितने न्यूक्लियस हो गए, 4, और चैलेंजर एंड पे कितने हो गए, 4। इस तरीके से वो 4 न्यूक्लियस बनाते हैं। अब ये जो 4 न्यूक्लियस हैं इसमें से एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड से और एक न्यूक्लियस चैलेंजर एंड से सेंटर में आ जाता है, और वो बना देते हैं आपको पोलर न्यूक्लियाई। और माइक्रोपाइल एंड पे कितनी सेल्स बची, 3 न्यूक्लियस बची, और चैलेंजर एंड पे 3 बचे। और ये तीनों माइक्रोपाइल एंड वाले जो हैं ये एगैपरेटस बना देते हैं। चैलेंजर एंड के जो तीनों न्यूक्लियस थे वो एंटीपोडल बना लेते हैं,
और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए ही जाते हैं। इसका मतलब कि जो एडोक्सा टाइप है ये डेवलपमेंट में तो टेट्रास्पोरिक है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम जैसा लग रहा है। पॉलीगोनम में कितने न्यूक्लियस थे, 8 थे। कितनी सेल थी, 7 थी। तो देखो यहाँ भी 8 न्यूक्लियट 7 सेल। तो एडोक्सा इस तरीके से डेवलप हुआ है। अब ये एडोक्सा के अंदर अगर आप एंडोस्पर्म देखें तो यहाँ पे एंडोस्पर्म ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे 2 पाए जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देंगे। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो है मेल गैमेट्स के साथ जब फ्यूज होगा तो यहाँ पे एंडोस्पर्म कैसा बनेगा, यहाँ एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड बनेगा। तो इसका मतलब एडोक्सा में जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा बनता है, ट्रिप्लॉइड बनता है। इज दैट क्लियर? तो ये तो था एडोक्सा टाइप। अब देखते हैं हम दूसरा, नेक्स्ट अगला जो टाइप है वो है प्लम्बैगो। प्लम्बैगो में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे वही 4 न्यूक्लियस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर पाए जा रहे हैं। ये जो 4 न्यूक्लियस हैं, ये चारों न्यूक्लियस 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में, चारों डायरेक्शंस में अरेंज हो जाते हैं। इस तरीके से देखो यहाँ पे एडोक्सा में हमने 4 को 2-2 की कैटेगरी में माइक्रोपाइल और चैलेंज लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ 4 हैं और चारों जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में अरेंज हो गए हैं। अब जब ये चारों अलग अलग डायरेक्शंस में अरेंज हो गए तो एक तो माइक्रोपाइल पे चला जाता है, एक चैलेंजर पे चला जाता है और 2 लेटरल साइड में। तो इनमें एक माइटोसिस होगा जिससे ये 2 हर एंड पे, हर डायरेक्शन में 2-2 न्यूक्लियस हो गए एक माइटोसिस के बाद। उसके बाद फिर से एक माइटोसिस होगा, यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस, यहाँ सेकंड माइटोसिस। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है मेगा गैमेटोजेनेसिस। मैंने बोला था कि मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनना। तो प्लम्बैगो में क्या होता है कि ये यहाँ पे 4 डायरेक्शंस में अरेंज हुए। 4 डायरेक्शंस में अरेंज होने के बाद उसमें फर्स्ट माइटोसिस हुआ और माइटोसिस होने के बाद हर डायरेक्शंस में 2-2 न्यूक्लियस हो गए, राइट। अब हर डायरेक्शन से न्यूक्लियस, सेंटर में एक एक न्यूक्लियस आएगा और सेंटर में आपके पास कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई कितने बन चुके हैं, 4। और हर डायरेक्शंस में सेल कितनी बची है, 1। तो माइक्रोपाइल एंड की जो एक सिंगल न्यूक्लियस है ये क्या बना देता है, एग बना देता है, एग सेल। और बाकी जो न्यूक्लियस है वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कितनी सेल्स मिली, यहाँ पे आपको 5 सेल मिली, 1 2 3 4 और एक ये पूरी अपने आप में 5। और कितने न्यूक्लियस मिले, 4 तो सेंटर में है, 4 इनके 8। तो प्लम्बैगो जो टाइप है वो 8 न्यूक्लियट और 5 सेल होता है, ठीक है। जिसमें से 8 न्यूक्लियस में से 4 न्यूक्लियस सेंटर पे पाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई जो है वो 4n होगा, क्योंकि जब ये चारों पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज होंगे तो यहाँ पे ये 4n बना देंगे और एक n कहाँ से आएगा, मेल गैमेट से, और ये क्या बन जाएगा, 5n। इसका मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म पेंटाप्लॉइड पाया जाता है। प्लम्बैगो में जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है, पेंटाप्लॉइड। ये आपको ध्यान रखना है। प्लम्बोगी के बाद है अगला टाइप पे चलते हैं और वो है पीनिया, ठीक है। पीनिया में क्या होता है कि प्लम्बैगो और पीनिया का माइटोसिस फर्स्ट तक तो पैटर्न सेम है, लेकिन प्लम्बैगो में सिर्फ एक ही माइटोसिस हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे टोटल न्यूक्लियस 8 ही बने। जबकि यहाँ एक और माइटोसिस हो जाता है, माइटोसिस 2। और माइटोसिस 2 होने के बाद यहाँ टोटल इसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो 16 हो जाते हैं, 16 न्यूक्लियस। और 16 जो न्यूक्लियस हैं ये 16 न्यूक्लियस 4-4 न्यूक्लियस के रूप में हर डायरेक्शंस में अरेंज हैं। और हर डायरेक्शन से एक एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे आता है और पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे 4 बन जाते हैं, राइट। और यहाँ पे टोटल कितने पोलर न्यूक्लियाई बने, 4। तो एक एक न्यूक्लियस हर डायरेक्शन से आया तो वहाँ पे कितने न्यूक्लियस बनने बचे, 3-3 बचे। अब ये जो माइक्रोपाइल एंड पे 3 न्यूक्लियस हैं ये तो एग एपरेटस बना दिया। टेलेजल एंड पे जो थे उन्होंने एंटीपोडल बना दिया और 3-3 सेल लेटरल साइड में पाई जाती है। तो टोटल यहाँ पे
13 सेल पाई जाती हैं, 3 माइक्रोपाइल पे, 3 चैलेजल पे और 3 लेटरल में। तो कितना हो गया, 12 तो ये हो गया और एक ये सेंट्रल सेल 13। भाई ये सारी सेल एक जिस सेल के अंदर रखी हुई हैं वो भी तो एक सेल है, तो उसको भी एक काउंट किया जाता है। तो 3 चौका 12 और एक सेंट्रल सेल जिसके अंदर ये सब कुछ है। तो टोटल कितनी सेल हो गई, 13। और कितने न्यूक्लियस हो गए, तो 13 सेल हैं तो 13 न्यूक्लियस तो यही हो गए। और 1 2 तो देखिए 12 सेल तो ये हो गई, तो 12 न्यूक्लियस तो ये हो गए और 4 ये, 12 और 4 16। तो पीनिया जो टाइप है वो 16 न्यूक्लिए एंड 13 सेल पाए जाते हैं। अब इसमें जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो भी 4 हैं। अब ये चारों जो है फर्टिलाइजेशन से पहले क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा वो टेट्राप्लॉइड होगा और एक क्रोमोसोम सेट कहाँ से आएगा, मिल गैमेट से आएगा। तो 4n प्लस n, तो ये क्या हो गया 5n। इसका मतलब यहाँ भी जो एंडोस्पर्म है वो कैसा मिलेगा, आपको पेंटाप्लॉइड टाइप का मिलेगा। पीनिया में भी आपको एंडोस्पर्म कैसा मिल रहा है, पेंटाप्लॉइड। और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई की संख्या कितनी है, 4। ये ध्यान रखना है। अगला है पेप्रोमिया। तो पेप्रोमिया में क्या होता है, ये ध्यान रखना है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, राइट। पेप्रोमिया में क्या होगा कि यहाँ पे जो माइटोसिस 2 है वो हो रहा है, और माइटोसिस 2 से यहाँ टोटल जो न्यूक्लियस है वो कितने बन रहे हैं, 16 न्यूक्लियस बन रहे हैं। इन 16 न्यूक्लियस में से 3 8 जो न्यूक्लियस होते हैं, देखिए यहाँ पे आउट ऑफ 16 न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है कि 2 न्यूक्लियस तो चले गए माइक्रोपाइल एंड पे, 8 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के रूप में पाए जाते हैं और बाकी जो है 6 चैलेजल एंड पे है। इस तरीके से यहाँ न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो पेप्रोमिया जो है वहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई है 8। और पेप्रोमिया एक चीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेप्रोमिया जो है इसके अंदर टोटल न्यूक्लियस तो मिले हमें 16, लेकिन सेल कितनी मिली, 6। तो हमारा जो चैलेजल एंड की सेल्स हैं 6 तो ये हो गई, क्योंकि ये 6 के 6 न्यूक्लियस जो हैं ये सेल के उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो माइक्रोपाइल एंड पे मिली जिसमें 2 हो गई, तो 6 और 2 8 और एक ये सेंट्रल सेल 9। तो टोटल इसके अंदर कितनी सेल पाई जाती है, 9 सेल 16 न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है वो 8n है, क्योंकि यहाँ पे कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं पोलर सेंट्रल में, 8। फर्टिलाइजेशन से पहले जब ये फ्यूज होंगे तो ये कितने बना देंगे, 8 न्यूक्लियस बना देंगे। अब इसमें एक मेल गैमेट्स आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 9n बन जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो एंडोस्पर्म मिलता है वो 9n होता है, राइट। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी स्टेज किसी भी टाइप में जो पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा टाइप में पाई जाती है किसमें, वो मिलती है हमें पेप्रोमिया टाइप में। और सबसे कम अगर हम देखें तो वो मिलती है हमें ऑइनोथीरा टाइप में। तो यह कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पेप्रोमिया टाइप है उसमें जो एंडोस्पर्म होता है उसकी प्लॉइडी स्टेज, उसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कितनी होती है एंडोस्पर्म की, 9n। जबकि जो ऑइनोथीरा है, ऑइनोथीरा जो कि मोनोस्पोरिक में हमने पढ़ा था, इसमें एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी स्टेज है वो सबसे कम पाई जाती है और ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और आप ध्यान रखिए कि एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी स्टेज है उसमें से एक हटा दीजिए, वो नंबर ऑफ पोलर न्यूक्लियाई बता देगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ पोलर न्यूक्लियाई पूछे कि भाई नंबर ऑफ पोलर न्यूक्लियाई क्या होगा इस टाइप के एम्ब्रियो साइट में, तो एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी स्टेज है वहाँ ये देखिए वहाँ एंडोस्पर्म कैसा बन रहा है, तो एंडोस्पर्म प्लॉइडी स्टेज उसमें से -1 कर दीजिए, वो आपको पोलर न्यूक्लियाई की संख्या दे देगा। जैसे पेप्रोमिया में एंडोस्पर्म टाइप कैसा होता है, 9n होता है, तो 9 -1 8। तो देखिए यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई है। पॉलीगोनम में जैसे
एंडोस्पर्म का टाइप कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तो 3-1 मतलब 2, इसका मतलब वहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 हैं। और हम ये जानते हैं कि पॉलीगोनल में एंडोस्पर्म का जो टाइप है, सॉरी जो पोलर न्यूक्लियाई की जो संख्या है वो 2 है और एंडोस्पर्म का टाइप 3 है। तो इस तरीके से हमने ये पेपरोमिया देखा। पेपरोमिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ एंडोस्पर्म का जो टाइप है प्लॉयडी स्टेज वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगले जो टाइप है जैसे ड्रूसा है, फ्रेटिलेरिया है, प्लम्बेजिला है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर बना, इसके अंदर 4 न्यूक्लियस हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियस तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ चला जाता है और 3 जो है वो चैलेजल एंड की तरफ आ जाता है। अब इसमें पहला माइटोसिस डिवीजन जब होगा कि यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, कन्फ्यूज नहीं होना है अच्छे से, ये बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ है नहीं इनमें, बस इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ जैसे ये है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, राइट। इसके अंदर क्योंकि हम टेट्रास्पोरिक पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमें कितने न्यूक्लियस चाहिए, 4। ये जो 4 न्यूक्लियस हैं, ये 4 न्यूक्लियस इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक तो चला जाता है माइक्रोपाइल एंड पे और एक 3 चले जाते हैं चैलेंजल एंड। अब जो माइक्रोपाइल एंड और चैलेंजल एंड वाले, इनमें पहला माइटोसिस डिवीजन एंटर हो जाते हैं और माइटोसिस से जो माइक्रोपाइल एंड पे था उसने 2 बना दिए और जो चैलेंजल एंड पे था उसने 6 बना दिए। अब ये फिर से सेकेंड माइटोसिस में चले जाते हैं। सेकेंड माइटोसिस के बाद जो माइक्रोपाइल एंड पे था वहाँ पे 4 बन जाते हैं और जो चैलेंजल एंड पे थे जो 6, उन्होंने 12 बना दिए। इसका मतलब ये न्यूक्लियस कितने बन गए, न्यूक्लियस तो यहाँ टोटल 16 ही बने। अब इनमें से क्या होगा, एक ऊपर से नीचे आएगा और एक नीचे से ऊपर जाएगा और सेंटर में कितने न्यूक्लियस मिल जाते हैं, 2। तो यहाँ पोलर न्यूक्लियाई कितने बने, 2। 3 सेल ऊपर बची माइक्रोपाइल एंड पे जिन्होंने एग एपरेटस बना दिया और बाकी की सारी जो सेल्स हैं वो चैलेंजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स बना देती है। देखो सारी की सारी सेल यहाँ गुच्छे में बन रही है। तो ड्रूसा में क्या हो रहा है, 16 न्यूक्लियेट कंडीशन है, टोटल सेल कितनी है, 15। कैसे हुई 15 कि नीचे की तरफ 12 थी, राइट, 12 और ये 3 कितनी, 15 और टोटल न्यूक्लियस कितने हैं, 16। तो ड्रूसा में इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद अब हम अगले 2 टाइप्स को देखते हैं, वो है फ्रेटिलेरिया और प्लम्बेजिला। यहाँ पे एक थोड़ी सी एक नई चीज घटित होती है फ्रेटिलेरिया और प्लम्बेजिला में, जो कि यहाँ पे हमें मेंशन करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद, जैसे यहाँ पर सेकेंड मियोसिस डिवीजन हुआ, ये जो है मियोसिस सेकेंड है। तो सेकेंड मियोसिस डिवीजन के बाद फंक्शनल मेगास्पोर में 4 जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन रहे हैं उसमें इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक तो माइक्रोपाइल एंड पे चला जाता है और 3 चैलेंजल एंड पे चले जाते हैं। तो ड्रूसा में हमने ये देखा था कि ड्रूसा में तो 3 चैलेंजल एंड पे आ गए, एक माइक्रोपाइल एंड पे आ गया, फिर दोनों में 2 बार माइटोसिस हुआ और टोटल उन्होंने 16 न्यूक्लियस बना दिए। लेकिन यहाँ पे फ्रेटिलेरिया और प्लम्बेजिला में थोड़ा सा एक इवेंट एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ पर 4 जो न्यूक्लियस हैं ये डिवाइड तो हुए हैं, जिसमें से एक माइक्रोपाइल पे आ गया और 3 जो है वो चैलेंजल पे हो गया, लेकिन चैलेंजल एंड के जो 3 न्यूक्लियस हैं ये तीनों के तीनों एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और इसको कहते हैं स्पिंडल फ्यूजन, राइट। और ये एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेते हैं, जबकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी भी टाइप के एम्ब्रियो साइट में हमने ऐसा नहीं देखा है। ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, फ्रेटिलेरिया और प्लम्बेजिला में। और ये चीज़ ध्यान भी रखनी है कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है इस टाइप के 2 एम्ब्रियो साइट में फॉर्म होते हैं, तो एक तो फ्रेटिलेरिया में फॉर्म होता है और एक प्लम्बेजिला में फॉर्म होता है। तो यहाँ पे चैलेंजल एंड के जो 3 न्यूक्लियस थे इन्होंने फ्यूजन किया और फ्यूजन से एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाया जिसको हमने ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस नाम दिया, स्पिंडल फ्यूजन या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस नाम दिया, और ये ट्रिप्लॉइड होता है। अब इसके बाद जब ये माइटोसिस फर्स्ट होगा तो फर्स्ट माइटोसिस से माइक्रोपाइल एंड की जो सिंगल न्यूक्लियस था उसने 2 बनाए, वैसे ही चैलेंजल एंड पे जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था उसने भी 2 बना दिए।
तो देखिए यहाँ 3 जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, माइक्रोपाइल एंड पे भी आपको ये 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्लम्बेजिला में देखें तो प्लम्बेजिला में सिर्फ एक ही माइटोसिस डिवीजन होता है, और एक ही माइटोसिस डिवीजन के कारण यहाँ पे एक न्यूक्लियस तो माइक्रोपाइल एंड से सेंटर पे आ जाता है, एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस चैलेंजल एंड से चला जाता है। तो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के रूप में आपको न्यूक्लियस तो 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन इन 2 न्यूक्लियस में एक जो न्यूक्लियस है वो तो है हैप्लॉइड है जो कि माइक्रोपाइल से आया है, और जो नीचे से गया है जो ट्रिप्लॉइड था वो 3n था। 1n और 3n फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज होंगे, ये क्या बनाएंगे 4n, और ये दूसरे मेल गैमेट्स के n के साथ मिलके ये क्या बना देगा 5n एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा। इसका मतलब प्लम्बेजिला के अंदर जो एंडोस्पर्म मिलता है वो 5n मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कैसे बना एक बार फिर से इसको समझिए, ये इम्पोर्टेंट है राइट। ये चीज़ें जो हैं समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आगे कंपटीशन में आपको पूछी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, इनमें पहला माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे टोटल आपके अंदर 4 न्यूक्लियस हैं, जिसमें से 2 तो 3n है जो चैलेंजल एंड पे रखे हुए हैं, और 2 1n है। अब इसमें से ऊपर से एक आया, नीचे से एक आया, सेंटर में मिले, इन्होंने क्या बना दिया ये पोलर न्यूक्लियाई बना दिया। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, इस पोलर न्यूक्लियाई के अंदर एक तो 3n न्यूक्लियस है और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जो माइक्रोपाइल से आया है। फर्टिलाइजेशन से पहले ये फ्यूज हो जाते हैं और ये क्या बनाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे जो कि टेट्राप्लॉइड होता है 4n। अब ये जो 4n न्यूक्लियस है ये मेल गैमेट से फ्यूज होगा, 4n प्लस n कितना हुआ 5 है। इसका मतलब प्लम्बेजिला के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होगा 5n होगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, अब दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप कौन सा है फ्रैटिलेरिया। फ्रैटिलेरिया और प्लम्बेजिला में अंतर बस इतना ही होता है कि प्लम्बेजिला के अंदर डिवीजन्स एक ही माइटोसिस डिवीजन हुआ था, इसीलिए वहाँ 8 न्यूक्लियस व्यवस्था हो पाई और 3 सेल बन पाई। ठीक है, लेकिन जब हम फ्रैटिलेरिया को देखते हैं तो फ्रैटिलेरिया जो है यहाँ पे क्या होता है 2 माइटोसिस डिवीजन होते हैं। तो पहले माइटोसिस डिवीजन से माइक्रोपाइल एंड पे बने 2 न्यूक्लियस और चैलेंजल एंड पे बने 2, लेकिन ये दोनों न्यूक्लियस 3n है। फिर दूसरा माइटोसिस डिवीजन हुआ, और दूसरे माइटोसिस डिवीजन से यहाँ 2 से कितने हो गए 4, और यहाँ 6 तो पहले थे ही 3n थे, और यहाँ 3n जो 2 थे इन्होंने फिर से 4 बनाए, लेकिन न्यूक्लियस क्या है 3n है, ये कितने हो गए 12, 12 और 4 कितने हो गए 16। इसका मतलब कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 4 है राइट, 3n न्यूक्लियस है ये 4 है, और यहाँ भी कितने 4, तो 4 और 4 8। इसका मतलब ये 8 न्यूक्लियर व्यवस्था है, और इसके अंदर कितनी सेल है इसके अंदर 7 सेल हैं, क्योंकि नीचे 3 एंटीपोडल बन जाती हैं, 3 एग एपरेटस में होती हैं 6, और एक ये सेंट्रल सेल 7। तो फ्रैटिलेरिया में पोलर न्यूक्लियाई कितने पाए जाते हैं 4, क्योंकि 3 नीचे से गए एक ऊपर से आया है। तो 4 पोलर न्यूक्लियाई हो गए 4n प्लस एक मेल गैमेट्स वाला n, तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो कितना बनेगा 5n, यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियो साइट देखे। यहाँ पे कंपटीशन में जब भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहाँ एंडोस्पर्म के जो टाइप्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या फिर कितने उसमें पोलर न्यूक्लियाई हैं वो पूछता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको मोनोस्पोरिक बाइस्पोरिक टेट्रास्पोरिक इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर किस टाइप्स के अंदर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरीके का पैटर्न है, वो ध्यान रखना है राइट। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक आते आते हमने ये देखा कि भाई ये सारी चीज़ें एम्ब्रियो सैक और ये किस तरीके से डेवलप हुआ, कितने टाइप हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स आते हैं राइट। ये स्पेशल पॉइंट्स जो हैं
ओव्यूल से जुड़े हुए हैं। और ये वर्ड आपके सामने टर्मिनोलॉजी काफ़ी फ्रिक्वेंटली आती हैं, तो इनको यहाँ पे हम स्पेशल पॉइंट्स के रूप में कवर कर रहे हैं। पहली एक जो ओव्यूल से स्पेशल मॉडिफिकेशन या जो पॉइंट आते हैं वो होता है एरिल। ये टर्मिनोलॉजी आपके सामने बहुत आएगी। या एरिलोड, ये क्या होता है? कुछ प्लांट होते हैं, जैसे उस प्लांट में अगर हम देखें तो जैसे लीची, आप लीची खाते होंगे तो आपने देखा होगा लीची में बाहर वाला जो हिस्सा होता है गूदेदार, वो खाते हो आप। लीची है, मायरिस्टिका ये है, एस्फोडेलस, ये कुछ प्लांट हैं। अब इन प्लांट में क्या है कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल पे यूजुअली कितने इंटेगुमेंट पाए जाते हैं? ओव्यूल यूजुअली यहाँ पे ये जो प्लांट है, ओव्यूल कंसिस्ट 3 इंटेगुमेंट। यूजुअली उसके ऊपर कितने इंटेगुमेंट पाए जाते हैं? 2, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। लेकिन इन प्लांट्स में क्या है, 2 नहीं पाए जाते, उसमें 3 इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। और उसमें जो थर्ड इंटेगुमेंट है, 2 इंटेगुमेंट को तो आप नाम दे चुके हैं, लेकिन जो थर्ड इंटेगुमेंट है उसको कहते हैं एरिल, राइट। जो थर्ड इंटेगुमेंट है वो लीची के अंदर क्या हो जाता है, अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो वो फ्लैसी हो जाता है। और उसी को हम खाते हैं। इसका मतलब लीची के अंदर जो आप खा रहे हो वो इंटेगमेंट को खा रहे हो, राइट। तो थर्ड इंटेगमेंट फ्लैशी हो जाता है और जैसे ही आप उस इंटेगमेंट को खाते हो अंदर लीची का बीज निकलता है। तो इस फ्लैशी इंटेगमेंट, थर्ड इंटेगमेंट को ही हम कहते हैं एरिल या एरिलोड। तो एरिल और एरिलोड क्या है कि भाई कुछ प्लांट जैसे लीची, मैरिस्टिका, एस्पोडेलस, इनमें क्या होता है, ओव्यूल के चारों तरफ 2 की जगह 3 इंटेगमेंट पाए जाते हैं। और इसमें जो थर्ड इंटेगमेंट होता है, जो सबसे बाहर वाला होता है, वो फ्लैशी हो जाता है, फूल जाता है, गूदेदार हो जाता है और उसको खाया जाता है। और ये चीज़ क्लियर आप नीचे में देख सकते हो। और इस फ्लैशी थर्ड इंटेगमेंट को ही हम एरिल या एरिलोड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ यूज करते हैं वो है सार्कोटेस्टा। सार्कोटेस्टा ये भी बिल्कुल एरिल जैसा ही कंसेप्ट है। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ 3 इंटेगमेंट नहीं होता है, यहाँ इंटेगमेंट तो 2 ही हैं। जैसे मैग्नोलिएसी फैमिली, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एक फैमिली है मैग्नोलिएसी फैमिली। इस फैमिली में क्या होता है कि 2 इंटेगमेंट होते हैं, आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट। और जो आउटर इंटेगमेंट है ओव्यूल का, वो फ्लैशी हो जाता है। आउटर इंटेगमेंट क्या हो गया? फ्लैशी, फूल जाता है। फ्लैशी मतलब फूल जाता है, गूदेदार हो गया है। तो सार्कोटेस्टा कहते हैं कि यूजुअल वे में एक यूजुअली ओव्यूल के चारों तरफ 2 इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। इसमें जो आउटर इंटेगुमेंट है वो मैग्नोलिएसी फैमिली में अगर देखा जाए तो वो फ्लैशी हो गया, फूल गया, गूदेदार हो गया है और उसी को खाया जाता है, उसको कहते हैं सार्कोटेस्टा। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो इंटेगुमेंट फ्लैशी है, फिर इसको एरिल कह रहे हैं, यहाँ उसको सार्कोटेस्टा कह रहे हैं। देखिए दोनों में फर्क है। एरिल जो कंसेप्ट यूज हो रहा है ये थर्ड इंटेगमेंट के लिए हो रहा है, ये एक यूजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। इंटेगमेंट के चारों तरफ 3 इंटेगमेंट नहीं पाए जाते, ये एक अनयूजुअल है, एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं है। तो जहाँ पे जो थर्ड इंटेगमेंट था वो फ्लैशी हो रहा है, जबकि सार्कोटेस्टा क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है। मतलब कि ओव्यूल के अंदर 2 ही इंटेगमेंट पाए जाते हैं, जिसमें से जो बाहर वाला इंटेगमेंट है वो फ्लैशी हो रहा है। और वो कहाँ हो रहा है? मैग्नोलिएसी फैमिली में। तो सार्कोटेस्टा में आउटर इंटेगुमेंट जो है वो फ्लैशी हो रहा है, जबकि एरिल या एरिलोड जो है वो जो एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट पाया जाता है थर्ड इंटेगुमेंट उसके लिए यूज होता है। ये दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, ठीक है।
इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे अगला एक टर्म आता है ऑपरकुलम। तो ये भी देख लेते हैं कि भाई ऑपरकुलम क्या है। ऑपरकुलम कुछ प्लांट, जैसे अगर हम इसका ऑपरकुलम का एग्जांपल अगर हम देखें तो ये एक फैमिली होती है, लैमनेसी फैमिली। लैमनेसी फैमिली, इस फैमिली में क्या होता है, लैमनेसी फैमिली में, कि जो इनर इंटेगुमेंट होता है वो कुछ आउटग्रोथ शो करता है। तो इनर इंटेगुमेंट, भाई उस ओव्यूल के अंदर कितने इंटेगुमेंट होते हैं? दो होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। तो इनर इंटेगुमेंट शो आउटग्रोथ, तो आउटग्रोथ इन माइक्रोपाइलर रीजन, इन माइक्रोपाइल रीजन, जो माइक्रोपाइल रीजन है, एंड फॉर्म बीक लाइक स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है? देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो लेमनेसी फैमिली है, यहाँ पे जैसे ओव्यूल है, ओव्यूल हम इस तरीके से बनाते हैं, ये एम्ब्रियो सैक, इसके चारों तरफ हम इंटेगुमेंट बनाते हैं। तो इस तरीके से तो ये जो इनर इंटेगुमेंट है अंदर वाला, ये बाहर की तरफ थोड़ा सा निकल आता है और लटक जाता है, और ऐसा लगता है जैसे पक्षी की जो चोंच होती है ना, उसके जैसा। ठीक है, तो इनर इंटेगुमेंट बाहर की तरफ लटक जाता है और इस तरीके से चोंच जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी को कहते हैं हम ऑपरकुलम। ये पार्ट कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है लैमनेसी फैमिली में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े, कैरम्कल। बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये आगे हम सीड में भी देखते हैं, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। कैरम्कल, जैसे आपने कैस्टर का सीड देखा होगा, कैस्टर के सीड में, जैसे ये कैस्टर का सीड है, आप ये देखोगे कि कैस्टर, ये अगर इसका एग्जाम्पल देखें कैरम्कल, तो इसका एग्जाम्पल है कैस्टर सीड। कैस्टर सीड में क्या होता है, जो सीड है, ये सीड के बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ पाई जाती है, राइट। ये इस आउटग्रोथ को कहते हैं कैरंकल, कैरंकल, और ये है कैस्टर का सीड। ये जो कैरंकल बन रहा है, ऐसा बाद में स्टडी से पता चला कि ये आउटग्रोथ के आउटर इंटेगुमेंट के आउटग्रोथ से बन रहा है। आउटर इंटेगुमेंट, आउटग्रोथ, तो कैरंकल, या इसका एक और नाम है स्ट्रोफियोल, कैरंकल या स्ट्रोफियोल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैरंकल का सीड है, वो कैरंकल का सीड का जो आउटर इंटेगुमेंट होता है वो थोड़ा सा आउटग्रोथ करता है, और आउटर इंटेगुमेंट के आउटग्रोथ के कारण वो थोड़ा फूला फूला सा हो जाता है, और फूलने के कारण यहाँ पे वो इस तरीके से दिखने लगता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें शुगर पाए जाते हैं, कंसिस्ट शुगर। जब इसमें शुगर है तो चींटियाँ इसको खाएंगी और इसको लेके जाती हैं, और इस शुगर होने के कारण चींटियाँ इसको इधर से उधर लेके जाती हैं, और इससे सीड डिस्पर्सन, बीज प्रकीर्णन में हेल्प मिलता है। तो इस तरीके का जो सीड डिस्पर्सल है, इसको मरमैकोचिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मरमैको, ये आगे हम पढ़ाएंगे, मरमैकोचिली। ठीक है, तो बीज प्रकीर्णन, बीज का एक जगह से दूसरी जगह पर
ले जाना बीच में किन्नन कहलाता है। तो मर्म एको चिली, किस चींटी के द्वारा या कीड़ों के द्वारा इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लिया जाता है, क्योंकि आउटर इंटेगुमेंट से जो कैरंकल बना है उसमें शुगर पाई जाती है। और तो इसका ये एक इम्पोर्टेंट रोल है कैरंकल का। इसी को हम स्टोफ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी और हैं, जैसे हम अगर देखें यहाँ पे कोमा, तो कोमा क्या है? जैसे यहाँ पे कुछ प्लांट है कोमा कहते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस के अलावा गॉसिपियम है, राइट। ये जो दोनों प्लांट हैं कैलोट्रोपिस गॉसिपियम, इनमें क्या होता है, आउटर जो इंटेगुमेंट होता है, ओव्यूल का जो आउटर इंटेगुमेंट होता है, वो आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फाइब्रस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है कि वो जो आउटर इंटेगुमेंट है, जैसे ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है, तो सीड का जो बाहरी हिस्सा है, तो यहाँ पे आउटर इंटेगुमेंट क्या है, वो इस तरीके से हेयर लाइक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है। और ओव्यूल आगे चल के जब सीड में कन्वर्ट होता है तो ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर सीड से भी चिपकी रहती हैं, और ऐसे सीड जिसमें इस तरीके की यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उनको कोमोसी सीड कहते हैं। बाद में क्योंकि ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट होता है, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीड में भी आएंगी। तो ऐसे सीड जिनमें इस तरह की यूनिसेलुलर हेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनको कहते हैं कोमोसी सीड। और कोमा किसको कहते हैं, इन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर को कोमा। ठीक है, तो आपने जैसे कैलोट्रोपिस को देखोगे, तो कैलोट्रोपिस का फूल जब फटता है तो उसके बीज जो है छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धागे जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो आउटर इंटेगुमेंट से बनी है, उनको कहते हैं कोमा। और जब इस तरीके के सीड जिनमें कोमा पाए जाते हैं उनको कहते हैं कोमोसी सीड। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगला जो पॉइंट है वो है ऑब्ट्यूरेटर। ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ऑब्ट्यूरेटर। आप जैसे ओव्यूल को पढ़ते हो तो आपने ये पढ़ा है कि भाई जो ओव्यूल होता है वो इस तरीके से पाया जाता है, राइट। अगर हम बनाते भी हैं तो उसको इस तरीके से दोनों इंटेगमेंट होगा उसके अंदर, राइट, इस तरीके से बनाते हो आप। तो ये जो हिस्सा होता है जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं हम ट्यूनिकल, राइट। और ये क्या है, ये है प्लेसेंटा, और ये क्या है, ओव्यूल। तो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फ्यूनिकल के बेसमेंट में इस तरीके की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। सब में नहीं होती, कुछ में ये देखी गई हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फ्यूनिकल के बेसमेंट में पाई गई हैं, इन्हीं को कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर। क्या कहते हैं इनको, ऑब्ट्यूरेटर। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि जब पॉलन ट्यूब आती है माइक्रोपाइल की तरफ, तो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स ऑब्ट्यूरेटर हैं ये पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की तरफ डायरेक्ट करते हैं कि तुमको इधर जाना है। तो इसका मतलब पॉलन ट्यूब जो है इसकी डायरेक्शन डिसाइड करने में या इसको माइक्रोपाइल की तरफ टर्न करने में ऑब्ट्यूरेटर का रोल होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑब्ट्यूरेटर के अलावा जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस वैसे मैं एम्ब्रियोसाइक के स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। फिलीफॉर्म एपरेटस,
ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं वो सिनर्जिड सेल से स्यूडोपोडियल आउटग्रोथ निकलते हैं और वही क्या कहलाते हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस। तो स्यूडोपोडियल आउटग्रोथ, आउटग्रोथ फ्रॉम सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल से जो स्यूडोपोडियल आउटग्रोथ निकलते हैं उनको कहते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। ये काम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब फूड, ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम न्यूसेलस और किसको देते हैं, न्यूसेलस से फूड एब्जॉर्ब करके ये डेवलप हो रहे एम्ब्रियोसैक को देते हैं। अगला है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, एंडोथीलियम जैसे कंपोजिटिव फैमिली, एंडोथीलियम जो सिचुएशन है ये कंपोजिटिव फैमिली, सनफ्लावर फैमिली, कंपोजिटिव फैमिली कहते हैं सनफ्लावर फैमिली को। तो कंपोजिटिव फैमिली में ये एंडोथीलियम सिचुएशन पाई जाती है। और यहाँ होता क्या है कि जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस सेल्स जो होती हैं एक्चुअल में, जो न्यूसेलस है, तो न्यूसेलस सेल्स आर डिजनरेटेड अर्ली, अर्ली स्टेज। जो न्यूसेलस सेल्स हैं वो बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में ही डिजनरेट हो जाती हैं और ओव्यूल की जो इंटेगुमेंट सेल्स हैं, एंड जो इंटेगुमेंट सेल्स हैं, सेल फॉर्म न्यूसेलस लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे न्यूसेलस जो है एक्चुअल में, जो न्यूसेलस है वो तो अर्ली स्टेज में ही डिजनरेट हो गया और उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो इंटेगुमेंट की सेल्स हैं उन्होंने न्यूसेलस लाइक स्ट्रक्चर बना दी, उसको कहते हैं हम एंडोथीलियम। और इस तरह की सिचुएशन कौन सी फैमिली में देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है कंपोजिटिव में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है एपिस्टेस एंड हाइपोस्टेस। क्या है, एपिस्टेस एंड हाइपोस्टेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है, जैसे हमारा कोई ओव्यूल है, जैसे मैं ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल बना रहा हूँ और ये इस तरीके से होता है। यूजुअली ओव्यूल क्या होता है ना, एनाट्रोपस होता है, तो मैं एनाट्रोपस ही बनाता हूँ, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि ये उल्टा डायग्राम कैसे। ये हमारा ओव्यूल है, इस तरीके से आप ओव्यूल बनाते हो। ये उसमें दो इंटेगमेंट हो गए, ये हो गया माइक्रोपाइल एंड, ये हो गया चैलेजल एंड, और ये हो गया फ्यूनिकर। ठीक है, और ये जहाँ पर ये ओव्यूल लगा हुआ है ये क्या होता है, प्लेसेंटा। ये सेंटर में है न्यूसेलस, और ये भरा हुआ है क्या है, एम्ब्रियोसाइट। ये सारी स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एम्ब्रियोसाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, डिप्लॉइड होंगी। एपिस्टेज कहते हैं कि कुछ प्लांट के ओव्यूल में, राइट, जैसे जॉस्टेरा, ये कहाँ मिलती है एपिस्टेज साइट में, जॉस्टेरा, एक प्लांट है जॉस्टेरा, वहां पे ये सिचुएशन देखी गई है। यहाँ क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक के ऊपर यहाँ न्यूसेलस की कुछ सेल्स थिक हो जाती हैं और इस तरीके से एक स्पेसिफिक रीजन बना लेती हैं, हार्ड हो जाती हैं, थोड़ी सी वॉल थिक हो जाती है। और ये किधर होती हैं, एम्ब्रियो सैक के ऊपर माइक्रोपाइल की तरफ, और इन सेल्स को कहते हैं एपिस्टेज।
और एम्ब्रियो सैक के नीचे की तरफ और चैलेजल एंड की तरफ, या तो ये कहें कि एम्ब्रियो सैक के नीचे की तरफ, या ये कहें कि चैलेजल एंड की तरफ, कभी कभी न्यूसेलस सेल्स जो हैं वो नियर बाई सेल्स की तुलना में थोड़ी थिक हो जाती हैं और एक स्पेसिफिक एक जोन बना लेती हैं, इसको कहते हैं हाइपोस्टेस। ये सब प्लांट में तो नहीं होता, ये कुछ ही प्लांट में देखा गया, एपिस्टेस एंड हाइपोस्टेस। इसमें होता क्या है कि ये थोड़ी सी थिक हो जाती हैं सेल, और यहाँ पे थोड़ा सा नियर बाई सेल से ये डिफर दिखने लगती है। तो एपिस्टेज जो सेल्स हैं ये एम्ब्रियो सैक के ऊपर की तरफ पाई जाती है माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और हाइपोस्टेज जो सेल्स हैं ये एम्ब्रियो सैक के नीचे या चैलेजल एंड की तरफ पाई जाती हैं। ये दोनों ही जो सेल्स हैं ये न्यूसेलस की ही सेल्स थी जो कि थोड़ी सी थिक हो गई हैं, इन्हीं के लिए हम अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? जॉस्टेरा प्लांट में। तो यहाँ तक आते आते आपने ये देखा कि वही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स और इस वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, ओव्यूल कितने टाइप्स के होते हैं, ओव्यूल के अंदर किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, एम्ब्रियो सैक क्या है, एम्ब्रियो सैक के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स किस तरीके से वो वहाँ फॉर्म हो रहे हैं, एंड कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी जो कि हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट को डिस्कस करेंगे।